वक्फ की असीम शक्तियों को सीमित करने की दिशा में संसद में वक्फ विधेयक पेश किया गया, जिसमें वक्फ 1995 और वक्फ 2013 के एक्ट में बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के पीछे वक्फ की संपत्तियों को संभालने, कब्जा करने और वक्फ के प्रबंधन को बेहतर करने पर काम किया गया है। इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। नए संशोधनों ने वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्यशैली में बदलाव किए हैं ताकि वो अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सके। इसमें बोर्ड की ताकत और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। वक्फ संपत्तियों के सही मूल्यांकन और उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए नई प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों ने संबंधित कानून विवादों को सुलझाने के लिए नई व्यवस्था और तंत्र बनाए हैं ताकि विवाद जल्दी और प्रभावी तरीके से सुलझाए जा सके। विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद करेगी। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए नियम और दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। वहीं किरण रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो इस मामले में कमेटी बनाने का काम करेंगे। किरण रिजिजू ने अपनी स्पीच में बिल के बदलाव पर विपक्ष को जानकारी देते हुए कहा कि ये आपके रिकमेंडेशन है जिसे हम लागू कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। हम सब का कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख सब हो सकते हैं। इसीलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये एक बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहां टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूं। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है। ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। वहीं इसके बाद विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहल से ही प्रक्रिया है तो इसे नॉमिनेट किया जा रहा है। वहीं जो अन्य धार्मिक मसले हैं उनमें कोई गैर धर्म का नहीं आता है। वैसे ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है? मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों को भी कम किया जा रहा है, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया, लोकसभा अध्यक्ष सदन के केवल विपक्ष के नहीं हैं। और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है?
वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। इस पर AIMIM के अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो प्रावधान के अनुसार अगर कल कोई आकर बोलेगा कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो कौन डिसाइड करेगा? और अगर कोई नया कन्वर्ट है तो क्या उसे वक्फ को अपनी संपत्ति देनी है, तो क्या वो 5 साल तक इंतजार करेगा? इस तरह का कोई प्रावधान हिंदू और सिख गुरुद्वारे के लिए नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, इससे आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, और इसका सबूत ये बिल है। Officers can be appointed technical members. 83 गवर्नमेंट बोल रही है। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, बहरहाल बिल को JCP के पास भेज दिया गया है। इसके बाद इस बिल पर आवश्यक विचार विमर्श होगा। इसमें तय किया जाएगा कि इस बिल में कोई बदलाव करना है या नहीं। JPC की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही ये तय होता है कि बिल संसद में पास होगा या इसमें कोई बदलाव किया जाएगा, या बिल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस बिल पर सियासत किस तरह बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।